बालाज कत्ल का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। तीफी बट को गुज़िश्ता रोज पुलिस दुबई से पाकिस्तान वापस लाई थी। पुलिस ज़राए का बताना है तीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। इश्तिहारी मुजरिम तीफी बट कत्ल के मुकदमे में मतलूब था, सीसीडी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि मुलजिम 10 अक्टूबर को कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर उतरा। सीसीडी टीम ने कराची एयरपोर्ट से 3 बजे के करीब तहवील में लिया। 11 अक्टूबर की सुबह सीसीडी की टीम संजरपुर जिला रहीम यार खान के करीब पहुंची। कई मुसल्लह हमला आवरों ने सीसीडी की गाड़ी को रोककर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में सीसीडी का एक एहलकार गोली लगने से शदीद जख्मी भी हुआ। मजीद इस हवाले से बात करेंगे, अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजम तीफी बट अपने अंजाम को पहुंच गया है। सीसीडी हुकाम के मुताबिक तीफी बट को गुज़िश्ता रोज़ दुबई से कराची मुंतकिल किया गया और जिसके बाद सीसीडी की टीम्स जो हैं उन्होंने वहां से अपने हैंड ओवर किया और डीएसपी हसनैन हैदर की सरबराही में टीमें उनको लेकर लाहौर मुंतकिल कर रही थी कि थाना कोट सब्जल के करीब इनकी साथियों की 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची और शदीद फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर नूर अली ज़ख्मी हुआ और मुलज़म जो तीफी बट है उसको साथ लेकर इनके दोनों गाड़ियों में साथी फरार हो गए। जिसके बाद सीसीडी हुकाम के मुताबिक हसनैन हैदर की जानिब से मुतलका पुलिस की मदद ली गई, मुतलका सीसीडी पुलिस की मदद ली गई और उसके बाद इन गाड़ियों को सर्च करना शुरू किया गया और जैसे ही ये गाड़ियां नज़र आई तो पुलिस के दरमियान और इन गाड़ियों में बैठे हुए जो तीफी बट के मुबैना तौर पर साथी थे उनकी जानिब से आपस में आमने सामने फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में सीसीडी हुकाम के मुताबिक एक शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में दोनों गाड़ियों में सवार जो अफराद थे वो उसको छोड़कर वहाँ से फ़रार हो गए। जब शनाख्त की गई तो तीफी बट शदीद ज़ख्मी हालत में थे लेकिन मौका पर ही वो दम तोड़ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश को सादकाबाद THQ में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद लाहौर मुंतकिल किया जाएगा और वर्सा के हवाले किया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता जब से बालाज का कत्ल हुआ था उसके बाद इसकी तफ्तीश में जो असल तमाम चीज़ें इस पर डिग आउट की गई तो तीफी बट जो थे वो इसमें मरकज़ी किरदार नज़र आ रहे थे। तो दुबई में खालिद वरिया इंस्पेक्टर जो कि गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने गिरफ़्तार किया और उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाया और आज यहाँ पर ग्वाल मंडी भी हम उनके घर के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर कोई भी एक शहरी इनके हक़ में बात करने के लिए मौजूद नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल खामोशी है। जैसे ही यहाँ पे लाश मुंतकिल होगी तो उसके बाद तदफीन का प्रोसेस पुलिस की निगरानी में मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साही। शहर की मातहत अदालतों में तीसरे रोज भी मुल्जिमान जेल से लाकर पेश नहीं किए गए। मुल्जिमान के पेश ना होने की वजह से हजारों की तादाद में केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। सुबह से ही साइलीन अपने केसेस में तारीखें लेकर वापस चले गए। जेलों से भिजवाए मुल्जिमान के वारंट पर अदालती अमले ने अगली तारीखें डालकर वापस भिजवा दिए। सेशन जज को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे इस हवाले से शाहीन अतीक से। जी शाहीन। लाहौर की मातहत अदालतों में मुल्ज़मान जेल से लाकर पेश ना करने की वजह से अदालतों का जो फौजदारी काम है वो ठप होकर रह गया है। आज 3 रोज़ हो गए हैं जेल से मुल्ज़मान जो है वो पेश नहीं किए गए, जिसकी वजह से अदालतों में जो फौजदारी केसेस चल रहे थे हज़ारों की इनकी तादाद बनती है। तमाम में अगली तारीखें जो है वो दे दी गई हैं। अब ये केस जिनकी समाअत की जानी थी वो अब नहीं हो रही, जिसकी वजह से अगली तारीखें जो है वो दे दी गई हैं। सुबह से ही साइलीन जो है वो यहाँ अदालतों में पेश हुए, जिनको अदालतों ने तारीखें दे दी और जो गवाह आए थे बयान कलमबंद कराने के लिए उनको भी अदालतों ने पाबंद कर दिया है कि आइंदा तारीख के ऊपर जो है वो पेश हों। CCPO की तरफ से सेशन जज लाहौर को बाकायदा एक मरासला भिजवा दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ख़राब है, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में मसरूफ़ है। मुल्ज़मान जो है वो नहीं लाए जा सकते, जिसकी वजह से यहाँ जो है वो तमाम एडिशनल सेशन जजों को भी आगाह कर दिया गया था। आज 3 दिन हो गए मुसलसल कोई मुल्ज़म पेश नहीं हो रहा और कोई काम फौजदारी। शाहीन अतीक। बात कर लेते हैं शहर के मौसम की।
आसमान पर सूरज का बसेरा है, हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त भी आसमान पर सूरज का बसेरा है और सूरज तपिश बरसाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिलवक्त ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम जो है वो कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 48% तक है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में जो है वो हल्की गर्मी हो सकती है, लेकिन शाम के औकात में फिर से ठंडी हवाएं चलेंगी, जो कि मौसम को खुशगवार बनाने का बायस बनेंगी। आइंदा आने वाले हफ्ते तक मौसम जो है वो इसी तरह से रहेगा कि सुबह के औकात में भी खुनकी होगी और रात को भी खुनकी महसूस की जाएगी, लेकिन दोपहर के औकात में जो है वो दर्जा हरारत में थोड़ा बहुत इजाफा होने के बायस जो है वो हल्की गर्मी हो सकती है। बारिशों के फिलवक्त कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं और वो जो बारिशें होंगी वो सर्दियों की आमद का बायस बनेगी और उससे जो है वो मौसम बहुत हद तक तब्दील हो जाएगा, जिससे खुनकी में जो है वो मजीद इजाफा देखने में भी नजर आएगा। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त सुबह की निस्बत जो है वो फिजाई आलूदगी में कमी देखी जा रही है। इस वक्त शहर लाहौर चौथे नंबर पर है और एयर क्वालिटी की मजमूई शरह जो है वो 156 तक रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन लाहौर के अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 200 से तजावुज कर चुकी है। तो माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आगे चलकर जो है वो स्मोग में मजीद इजाफा देखने में नजर आएगा, तो शहरी अभी से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफों का सिलसिला जारी है। रुकने पंजाब असम्बली हसन ज़का ने इस्तेहकाक कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। राना आफ्ताब ने PA2 लॉ रिफॉर्म्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटियों से इस्तीफा दिया है। राना अब्दुल रज़ाक खान ने कायमा कमेटी बराए स्पेशल एजुकेशन से इस्तीफा दिया है। खालिद निसार डोगर कायमा कमेटी बराए गवर्नमेंट इंश्योरेंस से मुस्ताफी। सरदार सरफराज डोगर ने एक्साइज और CMIT की कमेटियों से इस्तीफा दिया है। हसन इकबाल हैं जिन्होंने कायमा कमेटी बराए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर से इस्तीफा दिया है। शेख मोहम्मद अकरम ने कायमा कमेटी बराए लाइफ स्टॉक एंड डेयरी से इस्तीफा दिया है। जाहिद इस्माइल ने लैब्स एंड ह्यूमन रिसोर्स और SMGAD की कमेटियों से इस्तीफा दिया है। रुकने असम्बली गुलाम अहमद खान डेयरी एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट की कमेटी से मुस्ताफी हो गए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुईन कुरैशी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से मुस्ताफी हो गए। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन के अरकान असम्बली की जानिब से पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मजीद अपोजिशन के अरकान असम्बली ने कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद नवाज फरवाना ने कायमा कमेटी बराए ज़कात उश्र से इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह अपोजिशन लीडर जो है पंजाब असम्बली के मोइन रियाज कुरैशी, उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। तमाम जो अरकान हैं इन्होंने इस्तीफे जो है वो स्पीकर ऑफिस भी भिजवा दिए हैं। राना आफ्ताब ने PAC2 लॉ रिफॉर्म्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। राना अब्दुल रज़ाक खान ने कायमा कमेटी बराए स्पेशल एजुकेशन से, जबकि खालिद निसार डोगर ने कायमा कमेटी बराए गवर्नमेंट इंश्योरेंस से इस्तीफा दे दिया है। गुज़श्ता 4 रोज के अंदर अब तक 39 से ज़ायद अपोजिशन के अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट CDWP ने मंजूर कर लिया है। मंसूबे के तहत सीवरेज वाटर को साफ करके दरियाई रावी में डाला जाएगा। मंसूबे के लिए बाबू साबू में 836 एकड़ अराजी साल 1992 से 1993 में हासिल की गई। दुरे नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी दुरे नायाब। लाहौर शहर के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बाबू साबू की मंजूरी दे दी गई है और वफाकी हुकूमत के CDWP की कमेटी में इसकी बाकायदा मंजूरी हुई है और गुज़िश्ता रोज़ MD वासा गुफरान अहमद खुद इस्लामाबाद में इस कमेटी में पेश हुए और पूरा ये मनसूबा ब्रीफ किया, जिसके बाद इसकी हतमी मंजूरी हुई। अब ये फ़ॉरेन फंडिंग के तहत जो AFD फ्रांस का जो मालियाती इदारा है वो इसको फ़ंड कर रहा है और 52 अरब इसका तखमीना लागत है। अब इस तमाम तर जो लागत को आसान एक साथ में कई सालों में जो है वासा वापस करेगा। मंसूबे के लिए बाबू साबू में 836 एकड़ ज़मीन 1992-93 में लेकर रखी गई थी और उसके बाद ये मनसूबा अबंडेंट था, इसको आगे चलाया नहीं जा रहा था। बहुत सालों की मेहनत के बाद अब इसको
حتمی شکل پر لے جایا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں ملتان روڈ، گلشن راوی اور کینٹ ڈرین کے پانی کو صاف کیا جائے گا۔ 88 ملین گیلن پانی جو ہے وہ صاف روزانہ کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی کوانٹٹی ہے کہ پانی لاہور کا صاف ہوگا۔ بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ تقریباً 4.5 سال میں مکمل ہوگا۔ PMU علیحدہ سے بنایا جائے گا۔ لاہور کا سیوریج ڈسپوزل پہلے مکمل طور پر صاف پانی کرنے کے لیے کل 6 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ درکار ہوں گے۔ اس کا ایک پہلی کڑی ہے کہ آج یہ اس کی منظوری کے بعد اس پہ کام شروع کیا جا سکے گا۔ 4 سال بعد لاہور شہر کو پہلا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ملے گا، جو کہ شاید بہت دہائیوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ 92-93 سے پلاننگ کی گئی تھی، لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکا تھا۔ اب MD واسا کا کہنا ہے کہ اس کی منظوری ملتے ہی اس پہ پراپر کام شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ لاہور میں گندے پانی کو صاف کر کے راوی میں پھینکا جائے، اور اس کی بہت ریکوائرمنٹ تھی۔ اس پہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ کا بھی بہت سٹانس تھا کہ لاہور کے دریائے راوی جیسے صاف نہروں کھالوں میں یہ گندا پانی بغیر ٹریٹ پھینکا جا سکے۔ دوسرا فیز ٹھیکے پر دیے سینکڑوں اسکولوں کو 2 ماہ سے معاوضوں کی عدم ادائیگی کا انکشاف ہوا ہے۔ PSRP کے تحت دوسرے فیز میں ٹھیکے پر دیے گئے اسکولوں کی کل تعداد 4700 ہے۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ دوسرے فیز میں جن اسکولوں کو ٹھیکے پہ دیا گیا تھا ان میں سے سینکڑوں اسکولوں کو پیف حکام کی جانب سے فنڈز جاری نہیں ہو سکے۔ اگر بات کی جائے دوسرے فیز میں آؤٹ سورس کیے جانے والے اسکولوں کی تعداد کی، تو ان کی تعداد 4700 ہے، اور 4700 میں سے سینکڑوں اسکول ایسے ہیں جن کو تاحال فنڈ جاری نہیں ہو سکے۔ حالانکہ فیز 2 کا آغاز سپٹمبر سے کر دیا گیا تھا، اور یہ جو ہے وہ دوسرا مہینہ ہے۔ 2 ماہ سے جو ہے فنڈز جو ہیں آؤٹ سورس اسکولوں کو جاری نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے اسکولوں کے مالی معاملات چلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو اسکول آنرز ہیں جن کو یہ اسکول دیے گئے ہیں PSRP کے تحت سرکاری اسکول، ان اسکول آنرز کا کہنا ہے کہ فل فور فنڈ جاری کیے جائیں تاکہ وہ اسکول کے مالی معاملات جو ہے آسانی سے چلا سکیں۔ اس حوالے سے پیف حکام کا کہنا ہے کہ وہ اسکول جنہوں نے بینک اکاؤنٹس ابھی تک نہیں بنائے ان کو فنڈز جاری نہیں ہو سکے، باقی تمام اسکولوں کو فنڈز جاری ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 700 اسکول ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے بینک اکاؤنٹس نہیں بنائے۔ جو ہی یہ اسکول اپنے بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے ان کو ان کا معاوضہ ادا کر دیا جائے گا، کیونکہ فی طالب علم جو ہے حکومت کی جانب سے سرکاری اسکول آنرز کو جو ہے 1000 روپے دیا جاتا ہے تاکہ وہ بچوں سے فیس وصول، بلکہ ان کو بہت شکریہ جنید۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں ہراسگی کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اسکولوں میں ہراسگی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایات جاری۔ ہراسگی کمیٹیاں طالبات کے لیے محفوظ باعزت ماحول یقینی بنائیں گی۔ کمیٹیاں جنسی ہراسگی کی شکایات خفیہ اور مؤثر انداز میں نمٹائیں گی۔ ہر اسکول میں کم از کم 3 اساتذہ پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ کمیٹیوں میں خواتین کی مناسبت نمائندگی لازم قرار دی گئی ہے، اور شکایات کا ریکارڈ ضلع تعلیمی اتھارٹی کو ارسال کیا جائے گا۔ 30 دن میں تمام اسکول کمیٹیوں کی رپورٹ محکمہ تعلیم کو جمع کرانا لازم ہوگا۔ پنجاب میں ضلعی سطح پر فنڈز کی منتقلی کے لیے نیا فائنانس کمیشن۔ حکومت نے فائنانس کمیشن کی پرانی سفارشات منسوخ کر دی ہیں۔ 2018 کے مالیاتی کمیشن کی سفارشات کو غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے علی رامے۔ جی علی رامے۔ یہ بالکل پنجاب کے اضلاع میں فنڈز کی منصفانہ تقسیم کے اوپر پنجاب حکومت ایک نیا فائنانس کمیشن جو ہے وہ لانے جا رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی کہ وہ دسمبر کے اختتام پر بلدیاتی انتخابات جو ہے پنجاب میں کرائے، اور 2022 کے بلدیاتی ایکٹ کے تھا، لیکن پنجاب حکومت نے اپنا ایک بلدیاتی ایکٹ 2025 جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا تاکہ اس کو منظور کر کے اسی کے تحت جو ہے انتخابات کروائے جائیں۔ اب اس سے پہلے فائنانس کمیشن کے اوپر جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے کہ فنڈز کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ کیسے ہوگی اضلاع کے اندر، تو اس کے لیے 2013-2018 کا جو فائنانس کمیشن بنایا گیا تھا اس کو پنجاب حکومت نے فوری طور پر جو ہے وہ رد کر دیا ہے، اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب فیصلے جو ہے وہ 2025 کے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ کی جائیں گی۔ تو کابینہ سے فوری طور پر فائنانس کمیشن کی منظوری جو ہے وہ لے لی گئی ہے، اور کابینہ 2025 کے ایکٹ جو ہے وہ بھی اپروو کر چکی ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، لیکن فائنانس کمیشن وہ بات چیت جو جاری تھی کہ فنڈز کی تقسیم کے اوپر جو سلسلہ کار ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ تو اس میں فنڈز کی تقسیم کے لیے اب نیا فائنانس کمیشن تشکیل دیا جائے، جس میں آبادی کے لحاظ سے ہر اضلاع کو فنڈ کی تقسیم جو وہ کی جائے گی۔ اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کو آبادی کے تناسب سے فنڈ کا اجرا ہوگا، ملتان کو آبادی کے تناسب سے، اور فیصل آباد کو، اور وہاں پر جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، اسٹوڈنٹس کی ریشو ہے، اسی کو بھی مد نظر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پر فنڈ کی تقسیم جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو فائنانس کمیشن کا 2025 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ہی اس کو منظور کروایا جائے گا، تاکہ اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو فائنانس کمیشن 2025 کے تحت جو بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے تو بلدیاتی اداروں کو فنڈ ملیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اضلاع کو تقسیم اسی کے تحت۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے۔